सो पिछली क्लास में अपन ने एब्डोमेन तक कंप्लीट कर लिया था ना। और हम बात कर रहे थे कॉकरोच की एनाटॉमी के बारे में। तो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताओ जरा, वॉइस वीडियो सब ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं? चलिए, अगर सब ठीक आ रहा है तो अब ध्यान दें। हालांकि इसमें अपन ने कुछ बातें कर ली थी, पर अपन एक बार फिर वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक? तो अब हमें कॉकरोच के अंदर बच्चे पढ़ना है कॉकरोच की एनाटॉमी के बारे में। तो हम कॉकरोच के अंदर क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी। उससे पहले देखें, जैसा मैंने कहा, हमारे आगे बढ़ने से पहले ज्यादा जरूरी यह है कि हम पीछे की बातें याद रखें, ठीक? क्योंकि अगर अपन पीछे की बातें भूले तो फिर अपना आगे बढ़ना बेकार है। तो हमने कहा कि अगर आप कॉकरोच में देखते हैं तो सबसे पहले अपन ने कहा कि फाइलम का नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। जीनस का नाम पेरिप्लेनेटा। और स्पीसीज कौन है? अमेरिकाना। सारे कॉकरोचेस की ओवरऑल जो लेंथ होती है वो कितना? 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच, यानी कि 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर होती है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की लंबाई 34 से लेकर के 53 मिलीमीटर होती है। फिर हमने कहा कि जनरली कॉकरोच का कलर कैसा? ब्लैक या ब्राउन। पर ट्रॉपिकल एरियाज में कैसे मिलेंगे? रेड, ग्रीन और येलो कलर के कॉकरोच। कॉकरोच डायरनल है कि नॉक्टर्नल? हर्बीवोर की ओमनिवोर? कैनिबलिज्म पाई जाती है कि नहीं? कॉकरोच में अगला अपन ने कहा कि ये फास्ट रनर है कि फ्लायर? फास्ट रनर को हम क्या बोलते हैं? कर्सोरियल कहा जाता है। एनिमल को क्या बोला? कर्सोरियल। फिर अपन ने कहा कि कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन किसका बना है? काइटिन की प्लेट्स का नाम? डॉर्सल स्क्लेराइड का नाम? टर्गम। वेंट्रल का नाम? स्टर। लेटरल प्लूरा। ये जो स्क्लेराइड हैं ये आपस में जुड़े हैं एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिर हमने कहा कि कॉकरोच की बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? कौन कौन? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। यहां हेड के बारे में हमने कहा कि कॉकरोच के हेड में पहली बात, हेड बॉडी से कितने डिग्री के एंगल पर है? 90, यानी कि मैं कह सकता हूं राइट एंगल पे है। तो इसीलिए कॉकरोच के हेड को हमने क्या कहा? हाइपोग्नेथस। कॉकरोच के बारे में अगली बात हमने करी कि कॉकरोच का हेड न केवल हाइपोग्नेथस होता है बल्कि इसके हेड में सबसे पहले आपको वन पेयर ऑफ एंटेना दिखाई देता है। एंटेना कैसे हैं? थ्रेड लाइक, जॉइंटेड हैं। अराइज किससे होता है? एंटेनल सॉकेट, जो कि कंपाउंड आई के आगे है या पीछे? इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई। फिर हमने कहा कंपाउंड आई का नंबर कितना? एक पेयर, यानी कि 2। कंपाउंड आई के अंदर ओमेटिडिया का नंबर? ओमेटिडिया का शेप हेक्सागोनल होता है। कॉकरोच में विजन कैसा है? मोज़ेक। तो विजन को अपन ने क्या कहा? मोज़ेक विजन। विजन के बाद फिर हमने कॉकरोच के बारे में आगे कहा कि इसके अंदर जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो कौन से होंगे? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट। इसके माउथ पार्ट में अपर लिप को रिप्रेजेंट करता है लेब्रम, अपर जॉ मैंडिबल, लोअर जॉ, लोअर लिप लेबियम, टंग को रिप्रेजेंट करता है हाइपोफेरिंक्स। फिर हमने कहा कि कॉकरोच में अगला पार्ट आता है थोरैक्स। थोरैक्स में सेगमेंट का नंबर? पहले सेगमेंट का नाम? प्रोथोरैक्स के टर्गम का नाम? प्रोनोटम। फिर अगला सेगमेंट, फिर अगला, फिर हमने कहा लेग्स का नंबर कितना? 3 पेयर। लेग का नंबर कितना? 3 पेयर। फिर हमने कहा कि लेग में सेगमेंट कितने? 5। पहले का नाम, दूसरा
ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर, चौथा, पांचवा टार्सस। तो पहले का नाम कॉक्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 5 सेगमेंट। विंग्स कॉकरोच के अंदर कितने? 2 या 2 पेयर? 2 पेयर ऑफ विंग पाए जाते हैं। इनमें से 4 विंग को हमने क्या कहा? टेगमिना या इलाइट्रा कहा। 4 विंग कैसा होता है? थिक या थिन? लेदरी है कि नहीं? हाइंड विंग काम किस में आता है? फ्लाइट में। रेस्ट कंडीशन में हाइंड विंग को कवर कौन करेगा? 4 विंग। विंग्स मेल के अंदर एब्डोमेन से लंबे की छोटे? जबकि फीमेल के अंदर छोटे। एब्डोमेन में हमने कहा कितने सेगमेंट? 10। एम्ब्रियो में कितने? 11। फिर हमने कहा कि एब्डोमेन से मेल और फीमेल दोनों में कौन सी स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती है? एनल सर्काई। जबकि केवल मेल में एनल स्टाइल। सर्काई कौन से सेगमेंट से ओरिजिनेट हुआ? 10। जबकि स्टाइल ओरिजिनेट हुआ 9। फिर अपन ने कहा एनल स्टाइल के बाद यहां पर फीमेल के अंदर 7वां स्टर्नम कैसा है? बोट शेप्ड। 8वें और 9वें स्टर्नम के साथ मिलकर क्या बनाया? जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच का दूसरा नाम ब्रूड पाउच। इसके एंटीरियर पार्ट में क्या मौजूद है? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटेरियल ग्लैंड की ओपनिंग है। मेल के अंदर हमने कहा कि जेनाइटल पाउच बनता है वेंट्रल साइड पर 9th स्टर्नम, डॉर्सल साइड पर 9th और 10th टर्गम से। एनस किधर? डॉर्सल साइड पर। जबकि मेल गोनोपोर कहां पर है? वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। अब यहां पे अपने को बेटा पढ़ना है कॉकरोच की एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कॉकरोच के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर कैसी है, इसे क्या कहा जाएगा? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो कॉकरोच में इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर कैसी है, उसे क्या कहा जाता है बच्चे? एनाटॉमी अपन नाम देते हैं। अब यहां पे एनाटॉमी में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए, किसी भी एनिमल का क्यों ना हो, तो हर एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमेशा पार्ट कितने होते हैं? 2। 2 पार्ट कौन कौन से रहेंगे? तो पहला पार्ट क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल। तो पहले पार्ट को आपने कहा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट इसका कहा जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया आपका एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। या अपन सिंपली यहां ले लेते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या आ गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाती हैं। सबसे पहले इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जब आप बात करते हैं तो आपको पहला यहां पर स्ट्रक्चर दिखती है बच्चे, सलाइवरी ग्लैंड। पहला क्या दिखाई दिया? सलाइवरी ग्लैंड्स आपको दिखाई दी। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनका नंबर कॉकरोच में कितना है? तो कॉकरोच के अंदर सलाइवरी ग्लैंड का नंबर देखो, एक ये है और एक ये है। तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी पाई जा रही है? 1 पेयर। तो हमने कहा कि सलाइवरी ग्लैंड का नंबर कितना हुआ इसके अंदर? 1 पेयर है। तो अपन ने कहा सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? 1 पेयर। अब देखिए, हर एक सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपको बच्चे यहां पे 2 तरीके के पार्ट दिखेंगे। एक तो ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेक्रीटरी पार्ट। ये क्या है? सेक्रीटरी पार्ट। यानी कि ये पार्ट सलाइवा का सेक्रीशन करता है। जबकि वहीं बीच में जो आपको डार्क कलर का पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर। क्या कहा? रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब हुआ स्टोर करने वाला या इकट्ठा करने वाला। लाइक एज जितने भी डैम हैं, डैम को अपन बोलते हैं ना वाटर रिजर्वॉयर। तो वहां पे हम क्या करते हैं? पानी इकट्ठा करते हैं। तो मतलब हमने कहा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कितने तरीके के पार्ट? 2। पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा? सेक्रेटरी पार्ट। अब देखिए, हर एक सलाइवरी ग्लैंड में आपको सेक्रेटरी पार्ट कितने दिख रहे हैं? 2।
हर एक के अंदर दो दिख रहे हैं ना, और एक पार्ट कौन सा हुआ इसके अंदर, रिजर्वॉयर पार्ट हुआ। तो ये सलाइवरी ग्लैंड यहां पाई जाती हैं। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड हैं, इनके बारे में ध्यान रखना है आपको कि सलाइवरी ग्लैंड इसकी ओपन होती है हाइपोफेरिंग्स पर। सलाइवरी ग्लैंड कहां ओपन हुई बच्चे, हाइपोफेरिंग्स पर जाकर के ओपन होगी। तो हाइपोफेरिंग्स पर इफरेंट सलाइवरी डक्ट पाई जाती है, जहां जाकर के सलाइवरी ग्लैंड ओपन हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में याद रखने की ट्रिक ये है कि आप इसे खुद से कोरिलेट करके याद रखें। आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जो मेजर पार्ट है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक को आप बोलेंगे पहले वाला पार्ट है तो फोरगट, स्मॉल इंटेस्टाइन बीच वाला पार्ट है तो मिडगट, लार्ज इंटेस्टाइन बाद वाला पार्ट है तो हाइंडगट। कॉकरोच में भी आप देखिए, हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। तीन पार्ट कैसे, यहां से पहले का जो पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या हो गया, फोरगट। यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या हुआ, मिडगट। और इसके बाद का पार्ट क्या हो गया, हाइंडगट। यानी कि कॉकरोच में आपने एलिमेंट्री कैनाल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन। कौन कौन से पार्ट, पहला पार्ट फोरगट, दूसरा पार्ट मिडगट, और तीसरे पार्ट का नाम है हाइंडगट। तो कितने पार्ट हुए, तीन। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। यहां पर फोरगट और मिडगट दोनों के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेपेटिक सीका दिखाई देता है। यानी कि फोरगट और मिडगट दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका का एक और नाम होता है गैस्ट्रिक सीका। क्या कहा जाता है इसे, गैस्ट्रिक सीका कहते हैं। तो अपन ने कहा कि यहां पर हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका है। अब ये गैस्ट्रिक सीका का नंबर जरा गिनो कितना है। तो यहां पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि जो हेपेटिक सीका है, इनका नंबर लगभग 6 से लेकर के 8 के बीच में होता है। तो हेपेटिक सीका पाए जाते हैं। ये जो हेपेटिक सीका है वो आप देखो एक तरफ यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की तरफ खुले हैं, जबकि अपने दूसरे एंड पर यानी कि इधर की तरफ क्या है, बंद है। ध्यान देना, हेपेटिक सीका एलिमेंट्री कैनाल की तरफ क्या है, ओपन, दूसरे एंड पर क्या है, बंद। कोई भी ऐसी ट्यूब जो कि अपने एक एंड पर ओपन हो जबकि एक एंड पर बंद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड ट्यूब। क्या कहा जाता है, ब्लाइंड ट्यूब कहा जाता है। तो इस वाले ट्यूब को अपन क्या कहेंगे, ब्लाइंड ट्यूब है ये। इधर मिडगट और हाइंडगट, इन दोनों के बीच में यहां जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो आपकी कौन हो गई, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। कौन हो गया, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। और बच्चे ध्यान रखेंगे कि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल का काम होता है एक्सक्रीशन। इसका काम क्या है, एक्सक्रीशन इसका काम होता है। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल का काम होता है एक्सक्रीशन, ये डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करती है। तो मिडगट और हाइंडगट के बीच में यहां पर क्या मौजूद है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल पाई जा रही है। तो आपने कहा यहां पर है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल का नंबर आप देखें, हेपेटिक सीका जितना ही है उससे ज्यादा है, ज्यादा है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल का नंबर लगभग 100 से लेकर के 150 के बीच। नंबर कितना होता है बेटा, 100 से लेकर के 150 के बीच नंबर किसका होता है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल का, जो कहां पाई जाती है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल पाई जाती है। तो यहां हमने बात की कि एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड कैसे करते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट अपने को दिखाई देंगे वो हम जरा देखते हैं। तो हमने जैसा कि कहा था कल कि कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट में, तीन। अब ये तीन पार्ट जो हैं, इन तीन पार्ट में पहले वाले पार्ट का नाम क्या हुआ, फोरगट। तो पहले वाले पार्ट को आपने कहा फोरगट। दूसरे वाले पार्ट का नाम मिडगट,
और तीसरे पार्ट का नाम हाइंड गट। अब यहां पर ये जो हाइंड गट है, इसको बेटा कल अपन ने एक और नाम दिया था। क्या नाम दिया था? प्रोक्टोडियम। तो हाइंड गट का एक और नाम क्या था? प्रोक्टोडियम। मिड गट का नाम क्या था? मीसेंट्रॉन। तो मिड गट को आपने क्या कहा? मीसेंट्रॉन कहा। फोर गट को आपने नाम क्या दिया था? स्टोमोडियम नाम दिया था। तो फोर गट को अपन ने क्या कहा? स्टोमोडियम। तो फोर गट को आपने कहा स्टोमोडियम, मिड गट का नाम है मीसेंट्रॉन, और हाइंड गट को कहा प्रोक्टोडियम। फोर गट और मिड गट, इनके बीच में कौन सी स्ट्रक्चर पाई गई? हेपेटिक सीका। नंबर बताओ, 6 से लेकर के 8। तो हेपेटिक सीका का नंबर कितना रहा? 6 से लेकर के 8 के बीच। मिड गट और हाइंड गट के बीच मेल्पिगियन टिब्यूल, और मेल्पिगियन टिब्यूल का नंबर, तो मेल्पिगियन टिब्यूल का नंबर कितना हो गया? 100 से लेकर के 150। तो अपन ने कहा मेल्पिगियन टिब्यूल होगी जिसका नंबर 100 से लेकर के 150 के बीच। अब अगला आता है, यहां पर ये जो फोर गट वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? तो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर होगा माउथ। पहला पार्ट क्या रहेगा? माउथ। और ये जो माउथ है, ये सराउंडेड किससे रहेगा? तो माउथ के चारों तरफ यहां पाई जाएंगे माउथ पार्ट। तो माउथ के चारों तरफ क्या मौजूद है? माउथ पार्ट। कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के बारे में हमने क्या कहा था? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं। माउथ पार्ट में अपर लिप को रिप्रेजेंट कर रहा था लेब्रम, अपर जॉ, लोअर जॉ, टंग, लोअर लिप, लेबियम। तो ये जो माउथ पार्ट है, ये माउथ को सराउंड करते हैं। अब यहां पर इसमें से फूड को कट करना और ग्राइंड करना किसका काम था? फूड को काटना और चबाना किसका काम था? मैंडिबल का काम था। तो ये काम कौन कर रहा था? मैंडिबल। माउथ के बाद अगली स्ट्रक्चर आपकी कौन सी आ गई? फेरिंग्स। इसके बारे में आपने कहा कि फेरिंग्स शॉर्ट है और ट्यूबुलर है। शॉर्ट है और कैसा है? ट्यूबुलर पार्ट। आप देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है कि फेरिंग्स कंपैरेटिवली छोटा सा पार्ट है। फेरिंग्स के बाद फिर यहां पर ये वाला पार्ट तो हुआ फेरिंग्स। अगला पार्ट कौन सा आया? ईसोफेगस। कंपैरेटिवली लंबा है ना? पर इस वाले पार्ट के कंपैरिजन में नैरो है। तो अब यहां पर ईसोफेगस के बारे में मैं कहूंगा कि जो ईसोफेगस है, ये वाला पार्ट नैरो है और ट्यूबुलर है। तो ईसोफेगस के बारे में अपन ने क्या कहा कि ये पार्ट कैसा है? नैरो है और ट्यूबुलर पार्ट होता है। तो इस नैरो और ट्यूबुलर पार्ट को क्या कहा गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद अगला पार्ट अपने पास कौन सा आया बच्चे? क्रॉप। तो ये वाला पार्ट जो है, इसका नाम क्या है? क्रॉप। तो अब आपने कहा कि ईसोफेगस के बाद अगला पार्ट कौन सा हुआ? क्रॉप। क्रॉप के बारे में अगर आप देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्रॉप सैक लाइक स्ट्रक्चर है? सैक का मतलब क्या हुआ? बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसा हुआ? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और क्रॉप का काम क्या होगा? तो क्रॉप का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ध्यान दें, क्रॉप न केवल यहां पर पाया जाता है, यानी कि इंसेक्ट के अंदर होता है, बल्कि इसके साथ क्रॉप और इसके बाद जो गिजर्ड वाला पार्ट है, ये क्रॉप और गिजर्ड वाले पार्ट और पाए जाते हैं बर्ड्स के अंदर। कहां होते हैं? बर्ड्स में। जितनी भी बर्ड हैं, सारी बर्ड्स के अंदर क्रॉप और गिजर्ड इनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं। तो सारी बर्ड के एलिमेंट्री कैनाल में कौन से पार्ट मौजूद हैं? क्रॉप और गिजर्ड वाले पार्ट पाए जाते हैं। तो यहां जो क्रॉप है, इसका काम क्या हुआ? स्टोरेज ऑफ फूड। अगला पार्ट कौन सा आया? गिजर्ड। तो अब देखिए यहां पर फिर हमने कहा क्रॉप के बाद अगला पार्ट कौन सा आता है? गिजर्ड। ये जो गिजर्ड है, इसका एक और नाम भी होता है। गिजर्ड को कहा जाता है प्रोवेंट्रिकुलस। क्या बोलते हैं गिजर्ड को? प्रोवेंट्रिकुलस कहा जाता है। तो गिजर्ड का एक और नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। ये जो गिजर्ड है, गिजर्ड का काम होता है
ग्राइंडिंग ऑफ फूड। गिजर्ड क्या करता है बच्चे? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। यहां ग्राइंडिंग ऑफ फूड करने के लिए एक तो यहां पर पाई जाती है सर्कुलर मसल। क्या पाई जाएगी इसके अंदर? सर्कुलर मसल्स होती हैं। और सर्कुलर मसल्स के अलावा यहां पर 6 काइटिनस टीथ होते हैं। तो काइटिनस टीथ का नंबर कितना रहेगा? 6। यहां जो 6 काइटिनस टीथ और ये जो काइटिनस जो सर्कुलर मसल हैं, इनको अगर हम समझें तो यहां गिजर्ड पर मैं कुछ कहूंगा कि ऐसे करके देखो, ये जो मसल्स हैं ये बेटा सर्कुलर मसल हैं। अब ध्यान दें, हम डायग्राम देख कैसे रहे हैं। तो हमने क्या किया है, गिजर्ड का हमने यहां से एक सेक्शन काटा। ठीक, सेक्शन काट के देखा तो गिजर्ड के अंदर अपने को पहले क्या दिखाई दिया? ये क्या है? सर्कुलर मसल है। तो गिजर्ड में आपने कहा कि यहां पर सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। तो गिजर्ड के अंदर क्या मौजूद है बेटा? सर्कुलर मसल्स हैं। सर्कुलर मसल के अलावा गिजर्ड में अंदर की तरफ काइटिनस टीथ पाए जाते हैं। क्या बार बार अंडू क्या कर रहा है? सो देखो, बाहर की तरफ अपन ने कहा क्या मौजूद है बेटा? सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल के अंदर ये देखिए ऐसे करके, ऐसे करके यहां पर, गजब है भाई। ये तो आज लिखने देने के मूड में ही नहीं है। चलो एक लिखा। हाँ, देखो ऐसे करके दूसरा टीथ ये हो गया। अंडू पे क्लिक करें, चलो भाई ये भी करके देखते हैं। लो, अंडू पे क्लिक करके सब चला गया। वाह। हाँ बेटा, इमेज के बाहर वहां भी कर रहा था ये। हाँ, कौन सा पेंसिल वाला आइकन? ये वाला? नहीं, इस वाले से क्या है, फिर वो बोर्ड खुल जाएगा। गजब। चलो, तो कुल मिला के अपन मान लेते हैं कि ऐसी यहां पे 6 स्ट्रक्चर हैं। कितने स्ट्रक्चर हैं? 6। ठीक। अब इसे कुछ ऐसे मान लो, ऐसे करके ये। अब यहां पे क्या हुआ? ये फूड है, बाहर सर्कुलर मसल है। सर्कुलर मसल रिलैक्स है। आओ भाई, ये देखिए, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ये प्रोडक्ट टीम कुछ करती भी है कि ऐसे खाली फुकटपन खा लेती है बस? अब बन गया।
हाँ, तो तब तक मैं क्या करूं? क्लास ऐसे ही तो मैं कैसे पढ़ाऊं? मुझे डायग्राम बनाना है ना। वहां भी यही होता है। अभी यहां पे भी हुआ था। चलिए, नहीं तो फिर या तो पीडीएफ अपलोड करना बंद कर दे, कि अभी पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, कहानी खत्म। सो देखिए, अपन ने कहा कि बेटा ऐसे करके काइटिनस टीथ कितने पाए गए? 6। ठीक। और ये जो काइटिनस टीथ हैं, इन काइटिनस टीथ के बाहर की तरफ क्या मौजूद है? सर्कुलर मसल्स। तो अपन ने कहा सर्कुलर मसल्स पाई जा रही हैं। अब ये काइटिनस टीथ के बाहर जो सर्कुलर मसल मौजूद हैं, तो जब ये बच्चे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो काइटिनस टीथ अंदर की तरफ आएंगे, रिलैक्स करेंगे तो टीथ कहां गए? बाहर। समझ में आया? अब क्या होगा? मान लो ये खाना है, ये काइटिनस टीथ है, जब ये अंदर आएंगे तो खाने के छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि नहीं? तो फूड को क्या किया गिजर्ड ने? ग्राइंड किया। तो अपन ने यहां पे कहा कि ये जो फूड है इसको ग्राइंड करने वाला कौन? गिजर्ड। क्या क्या है? सर्कुलर मसल है। काइटिनस टीथ का नंबर कितना हुआ? 6। यहां पर हम ऑलरेडी कल बात कर चुके थे कि ये जो फोर कट है, यहां पर ये फोर कट बेटा लाइन किससे होती है? क्यूटिकल से। तो फोर कट को लाइन कौन कर रहा होता है? क्यूटिकल। अगला पार्ट अपना आया मिड गट या मीसेंट्रॉन। मिड गट या मीसेंट्रॉन में हमने कहा था कि यहां पर जो फूड होगा, देन फूड इज कवर्ड बाय, कौन कवर करेगा? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो फूड को कवर करने वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है, जो कि फूड को कवर कर रही है। अब ये जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है, आप इसके नाम को समझें। यहां इसके नाम में अगर आप देखते हो तो पहला वर्ड क्या आता है बेटा? पेरी। दूसरा वर्ड ट्रॉफिक। हमने ऑटोट्रोफ हेट्रोट्रोफ ये टर्म पढ़ी है ना? तो ट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? फूड। पेरी मतलब अराउंड। फूड के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ये जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि दिस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर फूड एंड एंजाइम। तो किसके लिए परमिएबल होता है बच्चे? फूड और एंजाइम के लिए। देखिए, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन यही होना है, तो इसके लिए पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से फूड का बाहर आना जरूरी है। तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से फूड क्या आना चाहिए? बाहर। तो अपन ने कहा कि इसे परमिएबल होना चाहिए फूड के लिए, साथ में डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी यहां से सेक्रीट होते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट हो रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी ये है कि डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए भी ये मेम्ब्रेन परमिएबल हो। मतलब कि इस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को कुछ आप ऐसे मान के चलो, जैसे अपन बाजार से अगरबत्ती लेके आते हैं, अगरबत्ती के पैकेट के ऊपर एक पॉलिथीन चढ़ी होती है। ठीक। तो वो जो पॉलिथीन है उसका नाम क्या है? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। अब अगर आप चाहते हैं कि वहां से अगरबत्ती की स्मेल बाहर आए, तो वो पॉलिथीन को अगरबत्ती की स्मेल के लिए क्या होना चाहिए? परमिएबल होना चाहिए। तो वैसे ही हमने कहा डाइजेस्टेड फूड के लिए परमिएबल हो और डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए परमिएबल हो। ये जो मीसेंट्रॉन है, मीसेंट्रॉन पर ध्यान रखना है कि ये सेक्रीट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या सेक्रीट करेगा बच्चे? वाह। तो ये सेक्रीट कर रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या सेक्रीट किया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहां से सेक्रीट होते हैं। और दूसरा हमें याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी इसी पार्ट का काम होता है। तो जितना भी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये काम भी कौन कर रहा होगा? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो ये डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रीशन करेगा। तो ये सेक्रीशन किसने किया है? मिडगट ने। अब मिडगट के बाद अगला पार्ट कौन सा आया? हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या मौजूद है? मेल्पिगियन टिब्यूल। क्या मेल्पिगियन टिब्यूल डाइजेशन से रिलेटेड है?
नहीं, ये वाला पार्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, एक्सक्रीशन से। ये जो हाइन गट है इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि हाइन गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। हाइन गट क्या रहेगा, तो ये ब्रॉड है किसके कंपैरिजन में, मिड गट के कंपैरिजन में। तो मिड गट के कंपैरिजन में ब्रॉड पार्ट कौन सा है, हाइन गट। तो आपने कहा कि मिड गट के कंपैरिजन में ब्रॉड होती है। अगली बात है कि हाइन गट के अंदर तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट कौन सा है, इलियम। पहले पार्ट का नाम क्या है, इलियम। आप देखिए डायग्राम में, यहां पर पहला ये जो नैरो पार्ट है इसका नाम क्या है, इलियम। फिर इसके बाद अगला ये जो पार्ट आता है इस वाले पार्ट का नाम क्या है, कोलन। तो सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज कोलन। तो अगला पार्ट हो जाता है कोलन। और तीसरा पार्ट होता है इसके अंदर रेक्टम। तो तीसरे पार्ट को आपने क्या कहा, रेक्टम। तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तीन। कौन कौन सा, इलियम, कोलन और रेक्टम। अब यहां रेक्टम पे देखिए, ये जो रेक्टम वाला पार्ट है इस पर बच्चे क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अंदर की तरफ 6 आउटग्रोथ है। ये जो 6 आउटग्रोथ हैं, ये आउटग्रोथ इसका सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मतलब कि एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो यहां रेक्टम पर ये जो 6 स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं इनके बारे में आपने कहा कि रेक्टम पर 6 रेक्टल पेपिली पाए जाते हैं। रेक्टम पर क्या पाया जाता है, 6 रेक्टल पेपिली प्रेजेंट हैं। और ये जो 6 रेक्टल पेपिली पाए जाते हैं इन पेपिली का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये एब्जॉर्प्शन किसका कर रहे होंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो अपन ने कहा कि इसने एब्जॉर्प्शन किसका किया, वाटर का। कोलन वाला पार्ट जो है इसका काम भी होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये भी क्या करेगा बच्चे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो फूड में से या अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का एब्जॉर्प्शन करना किस पार्ट का काम हुआ, कोलन और रेक्टम। अब ये जो रेक्टम है, दिस रेक्टम ओपन टू आउटसाइड। रेक्टम अब बाहर की तरफ ओपन होगा। तो हमने कहा कि रेक्टम बाहर की तरफ ओपन होता है बाई एनस। और ये जो एनस है, ये एनस कहां लोकेटेड होगा, तो अपन ने कहा कि एनस प्रेजेंट होगा 10th सेगमेंट पर। एनएस कौन से सेगमेंट पर पाया जाएगा, 10th सेगमेंट पर एनएस पाया जाएगा। तो 10th सेगमेंट पर जो एनएस है उसके थ्रू रेक्टम ओपन कहां हो जाएगा, बाहर ओपन होता है। क्या इतनी बात अपने को समझ में आई। एक बेसिक बात समझना, आपका जो सिलेबस है वो क्या कहता है कि आपको कॉकरोच का क्या जानना है, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है स्ट्रक्चर। आपको फिजियोलॉजी यानी कि कैसे कैसे काम करता है, कहां पे क्या होता है, उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको जानना क्या है, इसकी एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। आप देखें, डाइजेस्टिव ग्लैंड में न केवल आपके पास यहां सलाइवरी ग्लैंड थी, बल्कि सलाइवरी ग्लैंड के अलावा अगर मैं बात करूं तो डाइजेशन के लिए पहला तो हो गया सलाइवरी ग्लैंड। दूसरे ग्लैंड आपके पास कौन थी, हेपेटिक सीका। दूसरा कौन आ गया आपके पास, हेपेटिक सीका आ जाता है, जिसको आपने एक और नाम क्या दिया है बच्चे, गैस्ट्रिक सीका नाम दिया है। तो हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका। हेपेटिक सीका का नंबर हमने कहा कितना होगा, 6 से लेकर के 8। और ये जो हेपेटिक सीका है यहां से भी सेक्रीट होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये भी सेक्रीट क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करने वाला पार्ट यहां कौन हो गया, हेपेटिक सीका हो जाता है। तो यहां डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होंगे। क्या इतनी बात अपने को समझ में आई। जो जो लिखना है फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, नैरो नहीं, एक तरफ से बंद और दूसरी तरफ से खुली हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड ट्यूब कहते हैं। मेलपिगियन ट्यूब भी ब्लाइंड ट्यूब है, पर उस पर अपन आएंगे जब एक्सक्रीशन की बात करेंगे तब। क्या बेटा, क्योंकि यहां पे इसमें जितनी भी ग्लैंडुलर सेल हैं इन सारी सेल्स का सेक्रीशन यहां अंदर जाना है, सेक्रीशन बाहर नहीं जाना। तो ये क्या है, टेस्ट ट्यूब के जैसी है। जैसे टेस्ट ट्यूब एक तरफ से बंद होती है ना, तो वैसे टेस्ट ट्यूब के जैसी ट्यूब है।
क्या बेटा? माउथ में ग्राइंडिंग, हाँ, कुछ हद तक ग्राइंडिंग नहीं, अपन कहेंगे कटिंग। अपन ने क्या कहा था कि जो माउथ पार्ट है वो कैसे है, बाइटिंग एंड च्यूइंग। तो कुछ हद तक फूड को चबाया जाएगा, बाकी ग्राइंड करके एकदम पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो काम गिजर्ड करेगा। अगले पेज पे आए। हाँ, मैंने क्या कहा, इधर के साइड के जो दो हैं उनको मिला करके अपन एक सलाइवरी ग्लैंड कंसीडर करते हैं। ये दोनों जो है सेक्रेटरी नहीं, ग्लैंड का जो सेक्रेटरी पार्ट है वो सेक्रेटरी पार्ट बाइफरकेटेड है। सेक्रेटरी पार्ट कैसा है, बाइफरकेटेड। जैसे तुम्हारे पास नाक एक है कि दो? मुझे तो दो दिखाई दे रही है। नोस्ट्रल्स कितने हैं, दो, पर नाक कितनी है, एक। क्या बेटा, फूड? हाँ, ये जो गिजर्ड है ना, गिजर्ड का दूसरा नाम था प्रोवेंटिकुलस। गिजर्ड से जब ये फूड पास करता है तो एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं स्टोमोडियल वाल्व। वो स्टोमोडियल वाल्व की जो सेल है वो सेक्रीट करती है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो जब फूड इससे पास होगा तब ये फूड पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता जाएगा। क्या बेटा? इलियम अपन ने कहा कि इसके अंदर हाइंड गट का जो पहला पार्ट है उसका नाम इलियम है, ये नैरो है। इलियम पे एक्चुअली अंदर की तरफ कुछ छोटे छोटे ब्रिसल्स पाए जाते हैं। मिड गट में जो फूड था वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से कवर्ड था। ये फूड जब हाइंड गट में आएगा तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा, तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को तोड़ना है। तोड़ने के लिए इलियम के वो जो छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, जो कि इस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे। तो इलियम का काम था पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को तोड़ना। अगले पेज में आए। इलियम बेटा अभी अपन ने कहा कि इलियम नैरो पार्ट है। इलियम में अंदर ब्रिसल्स यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। मीसेंट्रॉन में जो फूड पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से कवर्ड था, ये फूड जब यहां से आगे बढ़ेगा, इलियम से जाएगा, तो इलियम के वो ब्रिसल्स पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे, जिससे कि फूड जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से कवर्ड था अब वो कवर्ड नहीं रहेगा। तो इसको तोड़ना काम किसका है, इलियम का। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये एक तो है सलाइवरी ग्लैंड से, दूसरा हिपेटिक सीका से, और तीसरा मिड गट की वॉल से। ये तीन जगह हैं जहां से डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं। एब्जॉर्प्शन मिड गट करेगा।
ये अपन बात करेंगे ना। हाइंड गट में वाटर का ज्यादातर एब्जॉर्प्शन हाइंड गट करता है। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़े, ध्यान देंगे। देखिए, अब बच्चे अपने को बात करनी है कॉकरोच के अगले सिस्टम के बारे में, जो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब कॉकरोच में हम कौन से सिस्टम की बात करने जा रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखिए, क्या आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम सारे एनिमल्स में दो तरह का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेशन का मतलब है कि अगर ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर भरा हो तो ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? ओपन। मतलब कि कॉकरोच में जो ब्लड है वो इस पूरी कैविटी के अंदर भरा होता है, तो इसको हमने कहा ओपन। वहीं पर अगर ये ब्लड सीरीज ऑफ ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करता है, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। जैसे हम अपने अंदर देखें, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, तो ऐसे सर्कुलेशन को अपन ने क्या कहा? क्लोज्ड। तो कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बारे में अपन क्या कहेंगे कि ये कौन से टाइप का है? ओपन टाइप का है। अब देखिए, जब आप किसी भी एनिमल के अंदर बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेशन के बारे में, तो आपको एनिमल में सबसे पहले पता होना चाहिए इसके ब्लड के बारे में, कि भाई एनिमल का ब्लड कैसा होता है। यहां पर कॉकरोच का जो ब्लड है, इसको एक और नाम दिया जाता है हीमोलिम्फ। क्या नाम देते हैं बच्चे? हीमोलिम्फ। तो डाइजेशन में जो हीमोलिम्फ का नाम लिखा था, वो अब अपने को समझ में आ गया कि हीमोलिम्फ का मतलब क्या हुआ? ब्लड। तो यहां पे हमने कहा कि कॉकरोच का जो ब्लड है, इसका दूसरा नाम क्या है? हीमोलिम्फ। और ये जो हीमोलिम्फ है, ये होता है कलरलेस। कैसा होता है बच्चे? कलरलेस। अपने ब्लड का कलर कैसा है? रेड। यहां ब्लड कैसा है? कलरलेस। मतलब कि क्या इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? नहीं।
अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में रोल होगा? नहीं। तो आपने कहा कि एक कलरलेस होता है, और साथ में ध्यान रखेंगे देयर इज नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ब्लड का बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कोई रोल नहीं होगा। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये ब्लड गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा तो आखिर इसमें ब्लड के होने से फायदा क्या है? फिर ब्लड मौजूद ही क्यों है? क्या बिना ब्लड के एनिमल काम नहीं चला सकता था अपना? हमारे अंदर ब्लड का सबसे मेन काम क्या है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। यहां पे काम नहीं कर रहा, तो क्या बिना ब्लड के कॉकरोच का काम चल सकता था? नो। समझिए, हमारे अंदर जो ब्लड है वो न केवल गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है बल्कि न्यूट्रिएंट को भी लेकर के जाता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी लेकर के जाता है, हॉर्मोन्स को भी लेकर के जाता है। तो यहां पर केवल गैसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड का काम नहीं है, बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? ब्लड। तो अपन ने कहा कि ब्लड कलरलेस है और इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में रोल नहीं होता। अगर हम इसके ब्लड के कंपोजिशन को देखें कि ब्लड में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, तो ब्लड में एक तरफ तो लिक्विड पार्ट पाया जाएगा, और लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। हमारे ब्लड में भी लिक्विड पार्ट का नाम क्या रहता है? प्लाज्मा। वहीं पर इसके ब्लड में जो सेल पाई जाती है इसका नाम होता है हीमोसाइट। कौन सी सेल पाई जाती है? हीमोसाइट्स। हमारे ब्लड में जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, वैसे इसके ब्लड के अंदर जो सेल पाई जा रही है उस सेल को अपन ने नाम क्या दिया है? हीमोसाइट। ये जो हीमोसाइट होती है इसका पहला काम होता है कि हीमोसाइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट पैथोजन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? पैथोजन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हीमोसाइट का काम हमारी आरबीसी के सिमिलर हुआ कि डब्ल्यूबीसी के? क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वहीं पर ये हीमोसाइट और रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉटिंग में। तो इसका रोल कहां होता है? ब्लड क्लॉटिंग में। मतलब क्या हुआ कि एक कॉकरोच को कहीं से मान लो लग गई चोट, तो चोट लगते इसके अंदर ब्लीडिंग शुरू होगी। तो अब जो ब्लीडिंग होगी उस टाइम पर ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल किसका रहेगा? हीमोसाइट का। तो आपने कहा कि यहां पर जो ब्लड है इसको अपन ने क्या कहा? हीमोलिम्फ। ब्लड के बाद अब देखिए, आप जब बात करते हैं एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम में तो आपको एनिमल के हार्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना? तो कॉकरोच के हार्ट के बारे में जानते हैं। कॉकरोच के हार्ट के बारे में आप अगर देखें तो यहां पर एनसीईआरटी ने आपको यह दिखाया है कि ये हार्ट है। ठीक। कॉकरोच का जो हार्ट है यह आप ध्यान रखेंगे, ये बॉडी में किस साइड पर पाया जाता है बच्चे? डॉर्सल साइड पर मौजूद होता है। तो ये हार्ट कहां पाया जाता है? डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी। तो आपने कहा कि हार्ट एनिमल में बॉडी के डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। समझिएगा, हमारे अंदर हार्ट कहां है? इधर या पीछे की तरफ? आगे, यानी कि वेंट्रल साइड पर। कॉर्डेट्स में हार्ट पाया जाता है वेंट्रल साइड पर, जबकि नॉन कॉर्डेट्स का हार्ट बॉडी के डॉर्सल साइड पर होता है। कॉर्डेट में कहां है? वेंट्रल। नॉन कॉर्डेट के अंदर कहां? डॉर्सल साइड पर होता है। तो आपने कहा कि हार्ट बॉडी के किस साइड पर है? डॉर्सल। देखिए, लिखा है ना चैम्बर्स ऑफ हार्ट। क्या ये हार्ट एक लंबी ट्यूब के फॉर्म में है? हाँ। तो हम यहां पर कहेंगे कि हार्ट ये ट्यूबुलर होता है। हार्ट कैसा रहेगा? ट्यूबुलर होगा। और इसके हार्ट में चैम्बर्स का जो नंबर है वो होता है 13। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 13। एनसीईआरटी वाले डायग्राम में चैम्बर्स का नंबर गिनेंगे, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एनसीईआरटी ने बनाए कितने हैं? 12, जबकि एक्चुअली कितने होते हैं? 13। तो 13 चैम्बर्स हार्ट पाए जाते हैं। अब ये जो 13 चैम्बर्ड हार्ट है इसमें देखिए, एक चैम्बर ये ऐसे करके है, अगला चैम्बर ऐसे करके होगा, फिर इससे अगला चैम्बर ऐसे करके। यानी कि हार्ट कुछ इस तरीके से होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बात करता हूं इस वाले चैम्बर में, तो इस वाले चैम्बर में ब्लड के आने की जगह कितनी है? कहां कहां से ब्लड आएगा? तो आप कहेंगे कि ब्लड एक तो पीछे वाले चैम्बर से आ सकता है ना? और दूसरा, ये ब्लड साइड वाली जो ओपनिंग है
ये साइड वाली ओपनिंग से भी आ सकता है। तो हार्ट के चैम्बर्स में साइड में ओपनिंग पाई जाती है। ये जो साइड में ओपनिंग यहां पर हार्ट में मौजूद है, इन ओपनिंग्स को अपन क्या कहते हैं? ऑस्टिया। क्या कहा जाता है बच्चे? ऑस्टिया नाम देते हैं। तो हार्ट में हमने कहा कि ब्लड पीछे वाले चैम्बर से आता है और साथ में कहां से आ रहा होगा? ऑस्टिया से। अब देखिए, क्या आप न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट के बारे में जानते हैं? ऐसा हार्ट जिसके बीट करने के लिए जो इंपल्स है वो हार्ट मसल्स जनरेट करती हो, तो ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक। क्या कहा जाता है? मायोजेनिक। वहीं पर अगर हार्ट के बीट करने के लिए इंपल्स अगर नर्वस सिस्टम से आती है, तो ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक। वो हार्ट जिसके बीट करने के लिए इंपल्स कहां से आती हो? नर्वस सिस्टम से, तो क्या कहा आपने? न्यूरोजेनिक। वहीं पर अगर हार्ट बीट के लिए इंपल्स हार्ट की मसल से आती हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? मायोजेनिक कहेंगे। ध्यान दें, अगर इंपल्स हार्ट मसल से आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हार्ट को बॉडी से बाहर निकालने पर भी यह हार्ट बीट करता रहेगा। वहीं अगर ये इंपल्स नर्वस सिस्टम से आ रही है, तो हार्ट को जैसे ही आप बॉडी से बाहर निकालेंगे, ये बीट करना बंद कर देगा। आपने कुछ एक मूवी देखी होंगी, कुछ एक शो देखे होंगे हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में, ह्यूमन में देखे ना? तो हमारा हार्ट बॉडी से बाहर निकालने पे बीट करता है कि नहीं? तो मतलब हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक कि मायोजेनिक? कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। इसका मतलब है हार्ट को अगर बॉडी से बाहर निकाला तो बीट करेगा कि नहीं? बीट करेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक होता है। तो आपने कहा कि यहां पर जो कॉकरोच का हार्ट है, ये कैसा रहेगा बच्चे? न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। तो आपने कहा कॉकरोच का हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक हार्ट है। यहां पर न्यूरोजेनिक का मतलब है कि सिग्नल्स फॉर हार्ट बीट, यहां पर सिग्नल्स फॉर हार्ट बीट आर जनरेटेड बाय नर्वस सिस्टम। तो इसको जनरेट कौन करता है बेटा? नर्वस सिस्टम। तो हार्ट बीट के लिए सिग्नल जनरेट कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम ने जनरेट करे। तो ऐसे हार्ट को आपने क्या कह दिया है? न्यूरोजेनिक हार्ट कहा। अब ये जो न्यूरोजेनिक हार्ट है, इस न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में देखें तो कॉकरोच के अंदर जो हार्ट रेट होती है, ये है लगभग 49 पर मिनट। हार्ट रेट लगभग कितनी होती है? 49 पर मिनट कॉकरोच के अंदर हार्ट रेट है कि कॉकरोच का हार्ट एक बार में कितनी बार बीट करता है। मोर ओवर, ध्यान देंगे, कॉकरोच के हार्ट में जो ब्लड का फ्लो होता है, तो कॉकरोच के हार्ट में ब्लड क्या होगा? लास्ट वाले सेगमेंट से यहां आएगा, फिर यहां से इसमें जाएगा, फिर यहां से इसमें जाएगा, फिर ये आगे गया, फिर अगले चैम्बर में अगेन। यानी कि हर पीछे वाले चैम्बर से ब्लड कहां जा रहा है? आगे की तरफ। तो मैं कॉकरोच में क्या कहूं कि ब्लड का फ्लो एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है या पोस्टीरियर टू एंटीरियर? अगली बात समझिएगा, हर चैम्बर के अंदर ऑस्टिया है। अगर ऑस्टिया है तो इसका मतलब हुआ कि हर चैम्बर के पास ब्लड के सोर्सेज कितने होंगे? तो दो। जैसे कि अगर मैं इस चैम्बर के बारे में बात करूं, तो इस चैम्बर को ब्लड बेटा एक तो पीछे से मिला, दूसरा इस चैम्बर को ब्लड यहां से भी मिलेगा, इस चैम्बर को ब्लड, ये फिर अंडू शुरू हो गया, इसको यहां से भी ब्लड मिलेगा। तो ये दोनों जगह से ब्लड मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार पिछले चैम्बर से अगले वाले चैम्बर में पहुंचने वाला ब्लड धीमे धीमे करके बढ़ता चला जाएगा। तो पिछले चैम्बर से अगले वाले चैम्बर के अंदर पहुंचने वाला ब्लड क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और ब्लड का फ्लो कहां होगा? तो आपने कहा पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड की तरफ ब्लड का फ्लो होता है। अब यहां ध्यान देंगे, हार्ट का पहला चैम्बर ये है ना? पहले चैम्बर से एक ब्लड वेसल निकल रही है और इस ब्लड वेसल को आपने क्या नाम दिया है? एंटीरियर एओर्टा। तो कौन सी ब्लड वेसल निकली यहां पर? एंटीरियर एओर्टा यहां निकल रहा होता है। तो कॉकरोच में ये पूरा ब्लड का फ्लो कैसे होता है, इस बात को अपने को समझना है। पर उससे पहले एक बार जरा इतना लिख दो, फिर समझते हैं ब्लड फ्लो कैसे होगा।
कहां बेटा? ये चैम्बर स्क्वीज करेगा, जब ये स्क्वीज करेगा तो पीछे वाली साइड बंद होंगे, तो ब्लड केवल आगे की तरफ जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। जब ये स्क्वीज करेगा ना, ये वाली साइड अंदर की तरफ आएगी, तो ये ऑस्टिया भी बंद और ये पीछे वाली ओपनिंग भी बंद, तो ब्लड केवल यहां से फ्लो करके कहां जाएगा? आगे, पीछे नहीं जा सकता। अभी बाहर से बताएंगे ना बाहर से आएगा कैसे, और कैसे हार्ट से बाहर जाता है ब्लड। पहले एक बार अभी इतना लिखो, अभी सर्कुलेशन की बात करते हैं। ऑनलाइन वाले बालक एक बार हार्ट में जरा गिन के बताओ, एलरी मसल का नंबर कितना है? हार्ट में एलरी मसल का नंबर कितना? हाँ बेटा, हाँ। ऑस्टिया चैम्बर में साइड में जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहा जाता है ऑस्टिया। ईशान साहब एकदम सही जवाब, 12 पेयर। बाकी के मुझे लगता है बस ये चालू करके भाग गए हैं। एलरी मसल कितने हैं? 12 पेयर। तो एलरी मसल यहां पाए जाते हैं जिनका नंबर कितना रहेगा? 12 पेयर। और ये जो एलरी मसल है, इनको अगर आप देखें तो फैन शेप्ड है ना, तो एलरी मसल को अगर आप देखते हैं तो इनका शेप कैसा रहेगा? फैन शेप्ड। आगे बढ़े। हाथ वाला पंखा देखा है? चाइनीज वाला, चिंग पोंग चिंग, वो होता है ना ऐसे ही। नहीं देखा? हाँ, समझ गया बालक, समझदार है। कहां से हो? तभी समझदार हो। एक वो तेजस्वी का भैया है, तेज प्रताप यादव, वो भी बहुत समझदार आदमी है कि नहीं? पिछली बार शिक्षा मंत्री रहे थे वो। हाँ, शिक्षा मंत्री थे कि नहीं? अभी बात करते हैं ना कैसे कैसे जाएगा। ये ऑस्ट्रिया बीच में ओपनिंग को बोलते हैं, जो ओपनिंग है उसका नाम है ऑस्ट्रिया। नहीं, मैं मुंबई के पास एकदम। हाँ, मुंबई के बगल में समुद्र है ना, समुद्र के ठीक बीच में। हाँ, अंडमान निकोबार बस। अच्छा, मुझे लगा मुंबई के पास में है, तो मैं देख के तो ऐसा ही लगता है। चलो अब आगे बढ़े। अब फिर से जरा ध्यान देंगे, सारे बिहार के समझदार बालक एक बार जरा सा ध्यान देंगे। सो ध्यान देंगे, देखिए। अब अपन बात करते हैं कि कॉकरोच को हम क्या करते हैं, कॉकरोच ऐसे चल के जा रहा था, ठीक, अपन ऐसे करके पकड़ लिया, और अब इधर साइड से हम देखेंगे, है ना? तो कौन सा व्यू देखने वाले हैं? लेटरल। लेटरल व्यू जब हमने कॉकरोच का देखा, तो लेटरल व्यू के अंदर हमें दिखा कि कॉकरोच ऐसा था। ये कॉकरोच के
एक साइड में अपने को 3 पैर दिखेंगे ना, और ये हमें कॉकरोच का हेड दिखाई दे गया। ये हेड हुआ और ये बाकी की बॉडी है। फिर हमने क्या किया कि हमने इस कॉकरोच का यहां से एक ट्रांसफर सेक्शन काटा। जो ट्रांसफर सेक्शन काटा वो ट्रांसफर सेक्शन कुछ ऐसे करके है। तो ये अपन ने कॉकरोच का एक ट्रांसफर सेक्शन काट लिया। सेक्शन काटने के बाद अब हम कॉकरोच को देखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर कॉकरोच में बच्चे आपको साइड में कॉकरोच के लगभग सारे सेगमेंट्स में, ध्यान रखें मैंने कहा लगभग सारे सेगमेंट में, सब में नहीं होता, लगभग सारे सेगमेंट में साइड में आपको ओपनिंग दिखाई देती है। और ये जो ओपनिंग है इनको नाम देते हैं स्पाइरिकल। क्या कहा जाता है? स्पाइरिकल कहा जाता है। और ये जो स्पाइरिकल है दे आर ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। तो ये ओपनिंग किसकी है बच्चे? ट्रैकिया की ओपनिंग है। यानी कि कॉकरोच में रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया पाए जाते हैं और ट्रैकिया की लेटरल साइड में ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल। तो पहले दोनों डायग्राम कौन कौन से प्लेन से लिए गए हैं वो प्लेन अपने को समझ में आ गया। अब देखिए यहां हमने कहा कि ये जो कॉकरोच है इसकी बॉडी के लेटरल साइड से अपन ने देखा। फिर हमने इसी कॉकरोच को यहां से काट दिया। काट के हमने क्या किया? ट्रांसफर सेक्शन में देखा। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो हमें दिखाई देता है कि बॉडी में ऊपर की तरफ यहां पर एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर पोर्स पाए जा रहे हैं। ये क्या मौजूद है? मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं। ऐसे ही एक मेम्ब्रेन हमें यहां नीचे की तरफ दिखाई दे रही है और इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स हैं। यही दोनों मेम्ब्रेन अगर मैं यहां इस डायग्राम में देखता हूं तो मुझे यहां पर बच्चे एक मेम्ब्रेन ये दिखेगी और दूसरी मेम्ब्रेन मुझे यहां पर दिखाई देगी। तो मेम्ब्रेन कितनी हो गई? 2। तो अब ध्यान दीजिए आपने कहा इन दोनों में से ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है वो डॉर्सल साइड की तरफ है कि वेंट्रल? डॉर्सल ना। तो ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको मैंने नाम दे दिया डॉर्सल डायफ्राम। क्या नाम दिया है? डॉर्सल डायफ्राम नाम दिया। तो मैंने कहा कि ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है इसका नाम रहेगा डॉर्सल डायफ्राम। क्या नाम होगा? डॉर्सल डायफ्राम नाम होगा। जबकि वहीं पर नीचे वाले को बताओ बच्चे क्या नाम देंगे? वेंट्रल डायफ्राम कहा जाएगा। तो नीचे वाले को आपने क्या कह दिया? वेंट्रल डायफ्राम। ध्यान रखेंगे क्या डॉर्सल और वेंट्रल डायफ्राम के अंदर पोर्स पाए जाते हैं? हाँ, यहां पर पोर्स मौजूद हैं। और ये जो पोर्स है इनकी खासियत है कि यूनी डायरेक्शनल होते हैं। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है कि इन पोर्स से होकर के फ्लूइड का जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर की तरफ तो हो सकता है पर ये ऊपर से नीचे की तरफ नहीं हो सकता। यानी कि यहां से ब्लड नीचे से ऊपर तो जा सकता है पर ऊपर से नीचे नहीं आएगा। ध्यान देंगे अभी आपने कहा है कि कॉकरोच के अंदर जो हार्ट है वो बॉडी के कौन से साइड पर है? डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब हुआ कि कॉकरोच के अंदर हार्ट कहां होना चाहिए? इधर की तरफ, यहां पर। यहां पर ध्यान देंगे ये जो बॉडी कैविटी है कॉकरोच के, इस बॉडी कैविटी को जिसके अंदर भरा हुआ है ब्लड, इस बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं हीमोसील। बॉडी कैविटी को क्या कहा हमने? हीमोसील कहा। तो बॉडी कैविटी को कहा जाता है हीमोसील। यहां देखिए हीमो शब्द का मतलब होता है ब्लड और सील वर्ड का मतलब होता है कैविटी। तो वो कैविटी जिसके अंदर ब्लड भरा हो उसे क्या कहा जाता है? हीमोसील। ये जो हीमोसील है ये फर्दर डिवाइडेड होती है साइनसेस में। किसके अंदर डिवाइड होती है? साइनस में। तो हमने कहा कि ये फर्दर बच्चे डिवाइडेड रहेगी साइनसेस में। अब ऊपर वाला जो साइनस है वो क्योंकि हार्ट के आसपास पाया जाएगा तो इसीलिए ऊपर वाले साइनस को आपने नाम दे दिया पेरिकार्डियल साइनस। ऊपर वाले साइनस को क्या बोला? पेरिकार्डियल साइनस कह दिया। पेरी मतलब हुआ अराउंड, कार्डियल मतलब हुआ हार्ट। तो हार्ट के आसपास वाले साउंड को आपने क्या कह दिया? साइनस को पेरिकार्डियल साइनस कहा। अब ऐसे ही इनके केस में
हार्ट तो है डॉर्सल साइड पर, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किधर है? डॉर्सल साइड पर। इनके केस में जो इनकी नर्व कॉर्ड है वो पाई जाती है वेंट्रल साइड पर। तो नर्व कॉर्ड कौन सी साइड पर? वेंट्रल साइड पर होगी। तो अगर नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पर है तो इसको आप बच्चे नाम देंगे पेरीन्यूरल साइनस का। क्या कहा जाएगा? पेरीन्यूरल साइनस कहा जाता है। तो यहां पर आपने कहा कि ये वाला जो चैम्बर है इसका नाम रहेगा पेरीन्यूरल साइनस। अब देखिए, जितने भी विसरल ऑर्गन का मतलब हुआ इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कहां पर पाए जाएंगे? तो इधर की जगह हार्ट ने घेर ली, इधर की जगह किसने घेर दी? नर्व कॉर्ड ने। तो यहां बीच में की जो जगह बची विसरल ऑर्गन वहां पर मौजूद होंगे। तो इस वाले साइनस को आपने नाम दिया पेरी विसरल साइनस। तो इसको क्या बोल दिया बेटा? पेरी विसरल साइनस कह दिया। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आपने नाम दे दिया है पेरी विसरल साइनस। तो साइनसेस यहां कितने हो गए अपन ने कहा? तीन। पेरीन्यूरल, पेरीविसरल और पेरिकार्डियल साइनस। अब देखेंगे यहां पर आगे की तरफ ये हेड है, हेड वाला पार्ट भी तो एक छोटा सा चैम्बर है। हेड वाला पार्ट जो छोटा सा चैम्बर है तो इसको हम बोलते हैं हेड साइनस। इसे क्या कह दिया जाता है? हेड साइनस नाम देते हैं। तो ये वाले पार्ट को आपने नाम दे दिया हेड साइनस। यहां पर अब जो हार्ट के चैम्बर्स होंगे, चैम्बर्स को आप देखें तो हार्ट के चैम्बर्स में आपको दिखेगा कि यहां पर ये देखो चैम्बर नंबर 1, फिर 2, 3, नंबर नहीं गिनेंगे आगे अपन, ठीक? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं पूरे 13 बनाऊंगा। बस अपने को समझना है कि होते कैसे हैं। तो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर यहां मौजूद है। अच्छा, मेरी ड्राइंग ठीक है कि नहीं? शानदार। चलिए, अपन मान लेते हैं कि यहां पे 13 चैम्बर्स बने। ध्यान देंगे, यहां पर हमने कहा कि ये जो चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर्स बच्चे किसके हो गए? हार्ट के। तो ये एनिमल के अंदर क्या है? हार्ट। और ये जो हार्ट है इस पर हमने कहा है कि ब्लड का फ्लो कहां होता है? तो ब्लड का फ्लो आपने कहा पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है ना। ब्लड कहां? पीछे से आगे की तरफ फ्लो करता है। तो ब्लड का फ्लो आपने कहा पोस्टीरियर टू एंटीरियर हो रहा है। हार्ट का जो फर्स्ट चैम्बर है वहां से हेड साइनस तक एक ट्यूब आ रही है। देखो, इस वाली ट्यूब को मैंने अलग कलर से बनाया। जो ट्यूब यहां पर आ रही है इस वाली ट्यूब का नाम होता है एंटीरियर एओर्टा। इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर एओर्टा कहा जाता है। तो ये जो एंटीरियर एओर्टा है यह आकर के ओपन कहां होता है? हेड साइनस के अंदर। अब यही चीजें अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन में देखूं तो ट्रांसफर सेक्शन में देखिए, ये बच्चे एनिमल का हार्ट है। हार्ट में आपको दोनों साइड में ओपनिंग दिखाई दे रही हैं। और हार्ट में दोनों साइड में जो आपको ओपनिंग यहां पर दिखाई दे रही हैं इसका नाम क्या है? ऑस्टिया। तो ये ओपनिंग क्या कही जाती है? ऑस्टिया। यहां पर हमने कहा कि यहां बॉडी में 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स पाई जाती हैं। तो जो 12 पेयर ऑफ एलरी मसल हैं वो कहां पर मौजूद होंगे? तो हार्ट के दोनों तरफ। डॉर्सल साइड के स्क्लेराइड का नाम क्या था? टर्गम। तो टर्गम और डॉर्सल डायफ्राम के बीच में यहां पर फैन शेप्ड मसल्स पाई जाती हैं। और ये जो फैन शेप्ड मसल्स हैं इनको अपन नाम क्या देते हैं? एलरी मसल। और ये जो एलरी मसल है इनका नंबर कितना था? 12 पेयर। तो अपन ने कहा कि यहां पर एलरी मसल पाई जाती हैं। और ये जो एलरी मसल्स हैं इनका नंबर कितना हो गया बच्चे? 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स यहां पर मौजूद होती है। तो एलरी मसल का नंबर 12 लिख लो दो भाई, ये प्रोडक्टिव मानेगी नहीं, ठीक? सो अपन ने कहा कि इसका नंबर कितना हुआ? 12 पेयर। तो ये जो 12 पेयर ऑफ एलरी मसल यहां पर पाई जा रही हैं ये इनका डॉर्सल साइड टर्गम से जुड़ा है। जबकि वेंट्रल साइड किससे जुड़ा होता है? डॉर्सल डायफ्राम के साथ जुड़ा होता है।
तो बोलो इतनी बात समझ में आई। देखिए यहां कॉकरोच में इसके अंदर जो नर्व कॉर्ड पाई जाती है बच्चे, नर्व कॉर्ड होती है डबल। तो अभी हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए हमने यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दी जो हमने कहा कि ये एनिमल के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है नर्व कॉर्ड को। तो ये एनिमल की नर्व कॉर्ड है और नर्व कॉर्ड के यहां पर होने की वजह से ही आपने यहां पर इस वाले चैम्बर को या इस वाले साइनस को क्या नाम दिया था? पेरी न्यूरल साइनस कहा था, क्योंकि ये नर्व कॉर्ड के अराउंड होता है। लिखो इतना, फिर बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि हाँ, रेड वाला वहां पे अपन ने कहा था ऑस्टिया, रेड वाला हार्ट है। ये जो चैम्बर है ये बेटा हार्ट का चैम्बर है, और हार्ट में जो ओपनिंग पाई जाती है इस ओपनिंग को ही अपन क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ईशान बेटा ऑस्टिया ओपनिंग है, पर जैसा भी हमने बात की थी, जब एक चैम्बर से ब्लड अगले चैम्बर में जाता है तो जो अगला वाला चैम्बर है उसके ऑस्टिया, जो पिछला वाला चैम्बर है उसके ऑस्टिया क्लोज हो जाते हैं। तो ऑस्टिया केवल ब्लड के लिए इनलेट की तरह काम करते हैं, ब्लड यहां से फ्लो करके बाहर नहीं जा सकता। क्या बेटा? लास्ट चैम्बर बंद होगा पीछे से, वो पीछे से बंद होगा। तो लास्ट वाले चैम्बर को जो ब्लड है वो केवल ऑस्टिया के थ्रू मिलेगा, पीछे वाले चैम्बर से थोड़ी मिलेगा। लास्ट वाले चैम्बर में क्या होगा? जैसे उसके जो किनारे होंगे ना, वहां ऑस्टिया तो होगा, तो उसे जो ब्लड मिलेगा वो केवल ऑस्टिया से मिलेगा। लास्ट वाले चैम्बर के पीछे की तरफ, ठीक, पीछे की तरफ ऑस्टिया होंगे, तो ब्लड क्या होगा? ऑस्टिया से केवल उसके पास फ्लो करके जाएगा। अब ये ब्लड कैसे फ्लो करता है वो अभी अपन बात करेंगे ना, कि ब्लड फ्लो कैसे करता है। ध्रुव सिंह चौहान, अपने पीछे पड़ोसी को जगाओ। जागो मोहन प्यारे, कब तक सोओगे? कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए सुबह सुबह गाना गाया जाए? वो है ना, बड़ी देर भई नंदलाला, तो जग जाओ। तुम लोग के टाइम पे फिर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोल बोल के कि नहीं, बच्चों को बेवकूफ नहीं कहना है, मारना पीटना नहीं है। नहीं, हमारे टाइम पे क्लास में अगर ऐसे सो जाओ तो मास्टर साहब अपने पास में एक आयुर्वेदिक छड़ी रखते थे, हरी नीम की छड़ी, ठीक। तो उनका एक कहना था कि नीम में आयुर्वेदिक गुण होते हैं, ठीक, और नीम की हरी छड़ी क्या है कि टूटती नहीं है जल्दी। तो फिर वो आयुर्वेदिक छड़ी जाती थी जगाने के। अच्छा, अच्छा, कितने लोग अपने स्कूल में कोई मुर्गा बने हो? तो मतलब कोट वोट की बात नहीं सफल, तुम नहीं बने कभी? कौन, नंदलाला बने कि नहीं? हाँ, स्कूल में लंच नहीं होता था? मुर्गा नहीं बनता था? नहीं नहीं, वो वाला मुर्गा थोड़े, ये जो मैं जिस मुर्गे की, हाँ, मैं जिस मुर्गे की बात कर रहा हूँ ना वो तो सब बेटा वेजिटेरियन, स्कूल में जो परम वेजिटेरियन घर के बच्चे भी बने हैं। कभी बने कि नहीं? तुम बने हो कभी? तुम भी नहीं बने, तुम बने? आज इसको ट्रेनिंग देना एक बार कि मुर्गा कैसे बनते हैं। अभी क्लास में जो 5 मिनट के बाद, क्या नाम है, आज इस नंदलाला को सब लोग सिखाएंगे कि मुर्गा कैसे बनते हैं, और खुद बन के नहीं, इसको बना के सिखाएंगे। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, सब बिना मिर्च मसाले के बना देंगे तुम्हें। तुम तसल्ली तो रखो, 5 मिनट रुको सही।
पहले स्कूल में मुर्गा, कुर्सी सब बनते थे। कुर्सी भी नहीं पता तुम लोग? हाँ। लिख गया? जल्दी लिखो। साइनस वर्ड का बेटा आदित्य मतलब होता है, एक साइनस वर्ड को लिटरली इसका मतलब होता है बाउल यानी कि कटोरा। तो जो बाउल जिसके अंदर ब्लड भरा है उसको हम बोलते हैं साइनस। और साइनस कौन से रीजन में पाया जा रहा है उसके बेसिस पे इसको नाम देते हैं। स्पाइरिकल अपन ने कहा था कि इसमें जो ट्रैकिया है होगा रेस्पिरेशन के लिए, ट्रैकिया की लेटरल साइड में ओपनिंग होती है, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं स्पाइरिकल। एलरी मसल का फंक्शन। एलरी मसल बेटा इसे डोर्सल डायफ्राम से अटैच्ड है ना, तो ये डोर्सल डायफ्राम में मूवमेंट कराती है। लिखा इतना? ध्यान देंगे। अब हम एक बार समझते हैं कि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। तो इस बात पर जरा देंगे अपन ध्यान। देखिए, सबसे पहले कॉकरोच का जो डोर्सल डायफ्राम है, ये डोर्सल डायफ्राम अभी इस पोजीशन पर है बेटा, है ना? इसका मतलब हुआ इस पर्टिकुलर कंडीशन में पेरिकार्डियल साइनस का अपना एक वॉल्यूम है ना? इस वॉल्यूम को मान लेता हूं वी। और यहां पर आपको ध्यान देना है कि डोर्सल डायफ्राम की जो ओपनिंग है वो केवल ऊपर की तरफ खुलती है, नीचे खुलती नहीं है। यहां पर अब एलरी मसल ने कॉन्ट्रेक्शन किया। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? एलरी मसल। एलरी मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से अब डोर्सल डायफ्राम की नई पोजीशन जो बनेगी वो ये बन जाएगी ना, होगी। जब अगर ये पोजीशन होगी तो पहले के कंपैरिजन में पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम घटा या बढ़ा? वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ कि ज्यादा? ध्यान रखना, पेरिकार्डियल के लिए डोर्सल डायफ्राम पहले ये था, अब डोर्सल डायफ्राम की नई पोजीशन ये है, तो पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम कम हुआ कि ज्यादा? वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। यानी कि अगर पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम घटा है तो यहां पे ब्लड का प्रेशर बढ़ा होगा। प्रेशर बढ़ा, ऑस्टिया ओपन हुआ, ऑस्टिया के ओपन होने की वजह से यहां से
तो पेरीविसरल साइनस का वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड यहां से इधर चला गया और इसके बाद अब ये कहां पहुंच गया, हार्ट के पास। पर फिजियोलॉजी पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि ब्लड फ्लो कैसे होता है, कौन रेगुलेट करता है। आपको जो मेन ध्यान देना है वो एनाटॉमी पर यानी कि स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर वाइज यहां पर कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल अपन रखते हैं इतना। कल हाँ, टेस्ट में